चैप्टर 56। अब आगे। आयंश का कैबिन। अयांश खन्ना अपने ऑफिस के बड़े और आलीशान केबिन में एकाग्रता से बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसकी नजरें आज कुछ खास फाइल पर टिक गई थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अंश खन्ना हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आया। उसका चेहरा गंभीर था। फाइल उसके हाथ में जैसे भारी बोझ बनकर टिक गई थी। अयांश ने बिना एक बार अंश की ओर देखे फाइल उठाए और पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी आंखों ने पन्नों पर लिखी बातें पढ़ी, उसका माथा तन गया। उसके चेहरे पर चिंता और हैरानी की झलक साफ दिखी। फाइल में वही बातें थीं, वही सब बातें जो धृति ने उसे पहले कही थी। अयांश ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, बड़े पापा, अभी मेरी एक मीटिंग है। मैं इसे आकर साइन कर लूंगा। आप इसे यहीं रख दीजिए। इतना कहकर अयांश अपना लैपटॉप उठाकर केबिन से बाहर चला गया। अंश वहीं खड़ा फाइल को मजबूती से थामे रह गया। उसके चेहरे पर सवाल और शक की परछाइयां साफ उभर रही थीं। दूसरी ओर नव का घर। वही शाम कॉलेज के बाद सानवी ने गोयल ग्रुप्स में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। वो पूरी लगन से अपने कमरे में बैठकर इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। हर सवाल को बार बार पढ़ रही थी, हर पॉइंट को नोट कर रही थी। रात का वक्त धीरे धीरे गहराता जा रहा था। दरवाजे की चुपचाप आवाज हुई। नव घर आया। वो सवी को देख चौंक गया। सानवी अपने बुक्स और नोट्स के बीच ध्यान से डूबी थी। नव की आंखें थोड़ी देर सानवी पर टिक गईं। उसके मन में अनजाना सा सवाल उठा, ये इतनी देर तक क्यों पढ़ रही है? लेकिन नव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपना बैग अलमारी में रखकर आराम से अपने रात पहनने वाले कपड़े पहनने के लिए वॉशरूम में चला गया। वापस आने पर वह बिना सानवी की तरफ देख रसोई में जा दोनों का डिनर बना सावनी का रूम में रखा। सानवी का ध्यान अपनी तैयारी में इतना मग्न था कि उसने नव की मौजूदगी का एहसास भी नहीं किया। नव ने सानवी के हाथ से बुक लेते हुए कहा, टेबल पर खाना। खाने के बाद करना जो करना है। ये बर्तन साफ कर देना। सानवी नव का हाथ बोली, थैंक यू हस्बैंड, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। नव अपना हाथ छुड़वा निया के रूम में चला गया। एक अजीब खामोशी जो सब कुछ कह रही थी। सानवी की आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। शायद आज मैं अपना मुकाम पा लूंगी। पर किसे पता था, ये शुरुआत थी एक नए संघर्ष की। कपूर मेंशन। आशी बालकनी में झूले पर बैठी थी। रात का सन्नाटा उसके चारों ओर फैला था, लेकिन उसकी आंखें चांद की उजली चादर को निहार रही थी। चांद का हल्का उजाला जैसे उसके दिल की बेचैनी को धीरे धीरे समझ रहा था। सांझ की ठंडी हवा उसके चेहरे से छूकर गुजर रही थी। उसकी सांसें धीमी थी, पर विचारों का तूफान उसके मन में बेहिसाब उमड़ रहा था। कई देर तक चुपचाप बैठने के बाद सार्थक उसके बगल में आ बैठा। बिना कुछ कहे उसने उसकी कंधों की ओर नजर डाली। आशी ने धीरे से अपना सर उसके कंधे पर टिकाया। उसकी आवाज बहुत ही नर्म और थमी हुई थी, जैसे खुद के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा हो। शिवांगी से मिलकर आ रहे हो? आशी ने अपने मन की उलझन से सवाल किया। सार्थक ने बस एक हाँ में जवाब दिया। आशी की निगाहें चांद की ओर थमी रहीं, पर भीतर उसकी सोच चल रही थी। क्या शिवांगी ने कोई फैसला लिया? उसने अगला सवाल पूछा। सार्थक ने अपनी गर्दन मोड़ते हुए मना करते हुए कहा, नहीं। इस जवाब में गहराई थी, अनकहा दर्द, असमंजस। आशी के मन के भीतर उठते सवाल और संशय धीरे धीरे उसे घेरने लगे। क्या मुझे अद्वैत से बात करनी चाहिए? यह विचार उसके दिल में जैसे धीरे धीरे एक बीज बनकर पनप रहा था। पर वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अद्वैत की सूरत एकदम शांत पर भीतर से तूफानी थी। उसका चेहरा सख्त था, पर आंखें भारीपन से भर रही थीं। वह अलमारी के सामने खड़ा था। धीरे धीरे, जैसे खुद से लड़ते हुए, उसने अलमारी का दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक प्रेगनेंसी किट था। वो वही किट थी जिसे शिवांगी ने फार्म हाउस पर डस्टबिन में फेंका था। अद्वैत ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। क्या मैंने सच में इतना भरोसा तोड़ दिया कि तुम मुझसे इतना बड़ा सच छिपा रही हो, शिवांगी? उसकी आवाज में दर्द था। आंखें नम थीं, पर वह अपने आंसू रोक रहा था। कितनी बेरहम सच्चाई थी यह, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। हर पल उसकी जिंदगी में शिवांगी का एक अजीब सा एहसास बनकर बसना। वो किट उसके हाथों में थी, पर उसका दिल टूटा हुआ था। वो खुद से गहराई में उतर रहा था। उन लम्हों में जब शिवांगी उसकी नजरों के सामने हंसती थी, उसके साथ होती थी। वह किट को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। इतना सन्नाटा, इतनी चुप्पी, जैसे पूरी दुनिया उसी एक पल में थम गई हो। वो सोच रहा था, अगर शिवांगी ने ये सच उसे बताया होता, क्या सब कुछ अलग होता? क्या अब भी उनके बीच की दीवारें गिर सकती थीं?
उसके दिल ने बार बार यही सवाल दोहराया, क्यों क्यों, पर जवाब कहीं नहीं था। सिर्फ एक खामोशी थी, एक खालीपन की गहराई। निया आर्यन के घर पर रसोई में व्यस्त थी। वो बड़ी लगन से सब्जियां काट रही थी, चावल धो रही थी और हल्का हल्का मुस्कुरा भी रही थी। आर्यन की माँ पास आकर उसे रोकने लगी। बेटा, तुम आराम करो, मैं बना देती हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन निया ने मना करते हुए प्यार से बोला, नहीं आंटी, मुझे मदद करने दीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। आर्यन की माँ थोड़ी सी मुस्कुराई, फिर समझ गई कि निया का इरादा सच्चा है। वो भी निया के साथ मिल गई और तीनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खुशबू से महकता घर, टेबल पर सजी खाने की थालियां और तीनों की मुस्कानें। आर्यन, उसकी माँ और निया एक साथ बैठकर हंसी खुशी डिनर कर रहे थे। वो पल कुछ अलग ही था, जहां दूर की उलझनों के बावजूद छोटे छोटे सुख के रंग ने उनके दिलों को भर दिया था। चैप्टर 57। अब आगे। खन्ना मेंशन। आयंश का कमरा। कमरे की हल्की रोशनी में फाइल की पन्नों से छनती झनकार और चाय की कप की हल्की भाप। अयांश अपनी कुर्सी पर बैठे थे, चेहरा गंभीर था। उनकी आंखें द्रुति पर टिक गईं। द्रुति, उन्होंने धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें वो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कैसे पता चली? द्रुति का चेहरा कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर उसने नजदीक खड़ी एक पारिवारिक फोटो की ओर इशारा किया। फोटो में आयुषी दी, अयांश, उनके माँ पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। जो मुझे ये सब बताती है, उसकी आंखें आरुषि दी की तरह हैं, द्रुति ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन चेहरा नहीं, बस मुझे लगता है कि वही आयुषी दी है जो आपके लिए काम कर रही है, जो आपको बचा रही है, जो आपको सही राह पर रखने की कोशिश कर रही है। अयांश की नजरें उस तस्वीर पर टिक गईं। उसका दिल हल्का सा धक से रह गया। अगर ऐसा है, उसने बुदबुदाया, तो फिर क्यों क्यों वो खुद सामने नहीं आई? द्रुति ने थोड़ा ठहराव लिया, क्योंकि अगर सामने आए तो उन्हें भी खतरा हो जाएगा। कपूर मेंशन। शिवांगी का कमरा। शिवांगी खिड़की के पास बैठी थी। रात की चांदनी बाहर धीरे धीरे बिखर रही थी। उसकी आंखें चांद की ओर उठी थी, पर नजरें कहीं खोई हुई थी। बाहर चांद की शीतल रोशनी में एकदम सन्नाटा पसरा था। उसका एक हाथ धीरे धीरे पेट पर रखा हुआ था। मुझे क्या करना चाहिए? उसकी आवाज बेहद हल्की थी, जैसे खुद से सवाल पूछ रही हो। उसके शब्द हवा में घुलकर जैसे अनसुने दर्द की गूंज बन गए थे। तभी सिद्धि कमरे में आकर उसके सर पर प्यार से हाथ रख गई। सिद्धि की आंखों में स्नेह था, पर साथ में समझदारी भी। क्या सोच रही हो, बिटिया? उसकी आवाज बेहद नर्म थी। शिवांगी ने बिना पलकों को उठाए धीरे से सिर झुका लिया। फिर वह सिद्धि के गले में भीगती पलकों से चिपक गई। मॉम। उसकी आवाज फूली फूली थी, जैसे आंसू बनने को हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके शब्दों में एक अनकही पीड़ा थी। अद्विक ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, पर उसका सच बताना मुझे भीतर से तोड़ रहा है। शिवांगी की आंखें नम थीं, हर शब्द उसके दिल से छलक रहा था। मुझे नहीं पता कब वो प्यार सच था और कब झूठा। सिद्धि ने उसे और मजबूती से गले लगा लिया। उसकी आवाज में एक अनकही शक्ति थी। बेटा, कभी कभी सच हमेशा साफ नहीं होता। वो दो रंगों में बंटा होता है, एक चमकता हुआ और दूसरा छुपा हुआ। पर जो सबसे जरूरी है, वो है तुम्हारा दिल, तुम्हारा अपने आप पर भरोसा। शिवांगी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर उठाया और सिद्धि की आंखों में देखा। शिवांगी ने बदले में पलकें झपका दी। अगली सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे कमरे में घुस रही थी। सानवी ने अपने पुराने दिन भूलकर एक नई शुरुआत की तैयारी में खुद को सजाया। उसने सफेद फॉर्मल पैंट और हल्की ब्लू शर्ट पहन ली थी। बाल सटीक तरीके से संवार लिए थे और चेहरे पर हल्की सी डिटर्मिनेशन थी। वो अब गोयल ग्रुप्स के कार्यालय जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी, कुछ भी हो, आज वह अपनी काबिलियत को साबित करके दिखाएगी। सानवी ने गहरी सांस ली और घर से निकल पड़ी। गोयल ग्रुप्स का ऑफिस शानदार और भव्य था। सानवी अपने डॉक्यूमेंट्स हाथ में लिए रिसेप्शन पर पहुंची। वो केयरफुली वेटिंग एरिया में बैठ गई, जहां कई और कैंडिडेट्स भी बैठकर अपने इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद इंटरव्यू लेने वाला स्टाफ अंदर आया। उसकी नजरें कैंडिडेट्स की तरफ घूमी, तभी उसकी नजर सानवी पर पड़ी। नव, जो स्टाफ में से एक था, अचानक अपने कदम रोक बैठा। सानवी की तरफ एक पल के लिए उसकी नजरें स्थिर हो गईं। फिर उसने खुद को संभालते हुए इंटरव्यू लेने वाले स्टाफ से कहा, सब कैंडिडेट से अच्छे से इंटरव्यू करना, और बिना ज्यादा बात किए आगे बढ़ गया।
सानवी को ये सब बेहद अजीब लगा, पर उसने खुद को संभाला। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपना रिटन टेस्ट दिया और इंटरव्यू भी पूरी ईमानदारी से दिया। कुछ घंटे बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आने का समय था। नव अपने डेस्क पर बैठा लिस्ट चेक कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सानवी के नाम पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक छुपी हुई हैरानी साफ दिखी। वो धीरे से नाम को दोहराने लगा, सानवी। उसके दिल में एक अजीब उलझन उठी थी। क्यों सानवी? क्यों उसकी मेहनत, उसकी जिद उसे यहाँ तक ले आई? सानवी बाहर वेटिंग एरिया में बैठ खुद को मुस्कुराते हुए महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर सुकून और आत्मविश्वास की झलक थी। आज उसने साबित कर दिया था कि उसकी काबिलियत और उसकी मेहनत उसे उसके मुकाम तक पहुंचा सकती है। नव घर लौट आया था। आज सानवी के चेहरे पर कुछ अलग ही शांति थी, एक अनजाना सुकून। लगभग एक हफ्ते बाद, जैसे उसने खुद को एक बार फिर से संभालने की ठानी हो, वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, मानो खुद को फिर से जीने का हक लौटा लिया हो। नव ने किचन में जाते हुए डिनर तैयार किया। सानवी ने पहले से टेबल पर रखे प्लेट में अपना खाना लिया। नव ने खाना सर्व करते हुए पूछा, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुमने गोयल ग्रुप्स में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था? सानवी ने खाना खाते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने भी तो कभी पूछा नहीं। नव एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। सानवी की आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वो बस धीरे से सिर हिला बैठी। फिर दोनों चुपचाप अपने अपने डिनर में जुट गए। अगली सुबह की ठंडी रोशनी धीरे धीरे घर में फैल रही थी। सानवी पूरी तैयारी से सजी धजी थी। उसने ब्लैक पंत और व्हाइट शर्ट पहनी थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर सजीवता भर रहे थे। माथे की मांग में हल्की सी सिंदूर की रेखा उसकी शादी की पहचान थी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, जो एक नई शुरुआत का इशारा कर रही थी। वो धीरे धीरे लिविंग एरिया में आई। नव पहले से ही ब्रेकफास्ट तैयार कर चुका था। वो खुद ही प्लेट में खिचड़ी और हल्की चाय रख रहा था। नव ने सानवी को उसकी कुर्सी पर बैठते देख कहा, कंपनी में किसी को हमारे बारे में पता ना चले। सानवी थोड़ी उदास सी हो गई। उसकी आंखों में जानी नी मस्ती थी, पर उसकी मुस्कान में कहीं दबा हुआ दर्द था। नव ने बिना ज्यादा बात किए अपना ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया। फिर बोला, जल्दी आना, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। सानवी ने उसकी कार में बैठते हुए कहा, जब साथ में जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए मैं पहले अकेले ही चली जाऊंगी। लगभग आधे घंटे बाद नव ने सानवी को कंपनी के पास वाले बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। धीरे से कहा, यहाँ से कंपनी खुद चल कर आना, ताकि किसी को हमारी बात का पता ना चले। सानवी ने सिर हिलाया। नव ने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे वहां से चला गया। सानवी अपने फोन में लोकेशन डालकर देखती रही। 2 किलोमीटर, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं? यहाँ कोई ऑटो भी नहीं मिला। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें उभर आईं। सोचते समझते उसने अपने कदम तेज कर दिए। पहले ही दिन लेट नहीं होना है। वो धीरे धीरे भागती चली गई। उसके भीतर डर और उम्मीद एक अजीब संगम बना चुके थे। यह उसका पहला दिन था, एक नए सफर की शुरुआत। चैप्टर 58। अब आगे। आर्यन नेहा को कॉलेज गेट पर छोड़ कंपनी के लिए निकल जाता है। सामने कंपनी का बड़ा गेट था, जहां अंश खन्ना खड़ा उसके इंतजार में खड़ा था। अंश की आंखों में कुछ छुपा हुआ गहरा इरादा था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अपनी भावनाओं को रोककर खामोश था। आर्यन ने अंश को देखते ही थोड़ी हड़बड़ी से उसके पास कदम बढ़ाया और मुख खोल दिया। मिस्टर खन्ना, आप यहाँ? उसकी आवाज में हल्की चौंक थी। सब तो सार्थक कपूर से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप खास मेरे लिए यहाँ खड़े हैं। पर क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? अंश खन्ना ने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें आर्यन की आंखों में टिकी थी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, उसने धीमे, गंभीर स्वर में कहा। जबान चाहिए? आर्यन ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा सवाल? अंश ने बिना झिझक कहा, तुम्हें किसने बताया कि खन्ना का सारा बिजनेस प्रॉपर्टी अयांश का है? अंश का स्वर जैसे सवालों की गहराई से भरपूर था। आर्यन की आंखें फैल गईं। थोड़ी देर के लिए उसके शब्द रुक से गए। फिर उसने सख्ती से जवाब दिया, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इतना कहकर आर्यन अंश को अनदेखा कर आगे बढ़ने लगा, जैसे अंश की मौजूदगी ही उसके लिए कोई वजन नहीं रखती। लेकिन अंश ने उसे रोक लिया। तुम भी उसके साथ मिले हुए हो ना? अंश की आवाज में अब एक ठहराव और दृढ़ता थी। बोलो, कौन है वो? आर्यन ने पलटा तक नहीं। उसकी चाल वैसे ही तेज थी, लेकिन अंश की पकड़ और सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। वह अनसुना कर चलता रहा, लेकिन अंश की बातें उसके कानों में घुन की तरह बैठ गई थी। कंपनी का गेट करीब आ गया था,
लेकिन आर्यन की आंखों में एक उलझन थी। आर्यन के मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या सच में कोई जिंदा है? उसका चेहरा तनाव से भरा था, आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह अपनी कंपनी केबिन में चला गया। केबिन के अंदर की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी थी। वहीं सामने केबिन में आशी पहले से ही बैठी थी, उसके हाथ में एक फाइल थी। आशी की आंखों में ठहराव था, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। आर्यन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, मैम, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। आशी ने बिना झिझक एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स चाहिए। उसकी आवाज इतनी फर्म थी कि कोई सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं थी। आर्यन ने फाइल उठाए, ध्यान से उसे पलटते हुए बोला, ये प्रोजेक्ट्स तो कपूर इंडस्ट्रीज और खन्ना ग्रुप के साथ चल रहे हैं, तो आपको डिटेल्स क्यों चाहिए? फिर धीरे से आशी के सामने की चेयर पर बैठ गया, जैसे ये सवाल उसे थोड़ा चुभ रहा हो। आशी ने अपना नजरिया सीधा करते हुए कहा, अंश खन्ना, जो हर प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर रहा है, मुझे उसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए। आर्यन ने थोड़ी झुकी निगाहें रखते हुए जवाब दिया, ये सब मुझसे अयांश या द्रुति को पूछना चाहिए। उसके शब्दों में कहीं हल्की चुभन थी, मानो वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आशी की आवाज सख्त थी, हर शब्द में एक अटूट दृढ़ता थी। यहाँ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। केबिन में कुछ देर का सन्नाटा छा गया। फाइल अभी भी आर्यन के हाथ में थी। दोनों की आंखें आपस में टकरा गईं। बाहर से हल्की सी चहल पहल की आवाजें आ रही थी, लेकिन ये जगह एक अजीब सी गंभीरता में डूबी थी। आर्यन ने फाइल को फिर से देखा। आशी की निगाहें उस पर अटकी थीं। उसके मन में सवाल और शक एक साथ उमड़ रहे थे। क्या सच में अंश खन्ना के खिलाफ कुछ ऐसा था जो सबको चौंका देगा? लेकिन आशी मैम क्यों जानना चाहती है? वो फाइल अभी भी अपने हाथ में थामे खड़ा था, उसकी निगाहें असमंजस से भरी थी। तभी पीछे से दरवाजा धीरे से खुला और सार्थक अंदर कदम रखते हुए मुस्कुराया। उसकी आवाज में प्यार के साथ थोड़ा हंसी भी थी। भला मैं अपनी वाइफ को मना कैसे कर सकता हूँ? सार्थक ने गर्मजोशी से कहा। सार्थक ने आशी के बगल वाली सीट पर आराम से बैठते हुए अपनी बात दोहराई। भला मैं अपनी वाइफ को मना कैसे कर सकता हूँ? एक नर्म लहजे में। आशी की आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ रहस्य भी था। आर्यन चुपचाप पीछे हट गया, जैसे उसका मन हल्का हुआ हो और साथ ही थोड़ा तनाव भी बना रहा। गोयल ग्रुप्स एचआर टीम ने नए उम्मीदवारों को कंपनी टूर पर ले जाना शुरू किया। सानवी, जिसमें उत्सुकता और छुपी जिज्ञासा दोनों झलक रही थी, धीरे धीरे बाकी नए कैंडिडेट से पीछे हटकर अपनी चाल से मोबाइल फोन निकाल ली। हर विभाग के नाम से परिचित कराते हुए एचआर टीम उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, फिर अलग अलग विभागों का टूर करवा रही थी। आखिरकार उन्हें नव सर के ऑफिस फ्लोर तक लाया गया। एचआर मेंबर ने गर्व से समझाया, यहाँ आशी मैम का असिस्टेंट का केबिन है और दूसरी तरफ नव सर की टीम का ऑफिस। आशी मैम का केबिन तो ऊपर फ्लोर पर है। ध्यान दें, इस फ्लोर से ऊपर केबिन तक सिर्फ नव सर को ही जाने की परमिशन है। सानवी अपनी नजरें उन सब पर गुपचुपी से दौड़ाती रही। वो धीरे से अपने फोन से नव की फोटो क्लिक करने लगी। नव जो फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। रॉय ग्रुप्स का आलीशान ऑफिस फ्लोर। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन वहां का माहौल भारीपन से भरा था। अद्विक धीरे धीरे अपने कदमों को संभालते हुए ऑफिस के अंदर प्रवेश किया। कल की उलझने, तनाव और अंदर ही अंदर उमड़ती बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो खुद को लगातार संभालता जा रहा था, जैसे अपने टूटते आत्मविश्वास को दोबारा जोड़ रहा हो। साहिल, जो उसके साथ खड़ा था, आज उसकी चिंता को छुपा नहीं पा रहा था। साहिल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपने हाथ में रखा शेड्यूल फोल्डर अद्वैत के सामने रखा। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, पर ईमानदारी थी। सर, आज का पूरा शेड्यूल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, साहिल ने धीरे से कहा। लेकिन मुझे लगता है आपको शिवांगी के साथ भी बात करनी चाहिए। अद्विक ने आंखें झपकाईं और गहरी सांस ली। उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे, पर उसकी आंखों में एक मजबूती की चमक भी थी। साहिल, मैं जानता हूँ, अद्विक ने थके स्वर में जवाब दिया। पर यह सब आसान नहीं है। मुझे खुद को संभाल कर आना पड़ा है, ताकि कंपनी के सामने कमजोर न दिखूं। साहिल ने समझते हुए सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, सर, लेकिन शिवांगी से बात करने में देर मत कीजिए। आप जानते हैं, दोनों के बीच जो भी खटास है, उसे समय रहते सुलझाना जरूरी है। अद्विक ने फोल्डर पर नजर डाली, फिर साहिल की आंखों में देखा। मन ही मन उसका दिल घबराया हुआ था,
पर बाहर से उसने पूरी तरह संयम बना रखा था। वो धीरे से बोला, ठीक है, आज फिर से कोशिश करता हूँ। साहिल ने राहत की सांस ली। अद्वैत के कदम फिर से मजबूती से बढ़े, जैसे कोई लड़ाई जीतने के लिए तैयार हो। चैप्टर 59। अब आगे। सानवी ने कॉलेज के व्यस्त गलियारों से निकलते हुए निया का पीछा किया। वो दोनों धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर बढ़ती चली गईं, जहां हल्की हल्की भीड़ थी। सानवी का दिल धड़क रहा था, उसकी आंखों में पछतावे की गहराई थी। निया, सानवी ने हल्की आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। निया बिना पलटे बस अपनी चाल में आगे बढ़ती रही। चलते चलते बात कर लेंगे, उसने हल्की सी उदासी भरी आवाज में जवाब दिया। सानवी उसके पीछे चलती रही, जैसे हर कदम उसके अंदर छुपे सवालों का जवाब तलाश रहा हो। बस स्टैंड पर पहुंचते ही सानवी ने धीरे से निया को रोका। निया, सानवी की आवाज कांप रही थी। मैं सच में बहुत माफी चाहती हूँ। निया ने एक पल के लिए ठहर कर पीछे मुड़कर सानवी की आंखों में झांका। उसके चेहरे पर हैरानी थी। क्यों सानवी? निया ने धीरे से पूछा। सानवी ने अपनी नमी भरी आंखों से निया को देखा। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी और नव की जिंदगी में जो अंधेरा भर दिया, वो कभी नहीं मिटेगा, लेकिन आज मैं खुद को बदलने की कसम खाई हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम अपने घर वापस आ सकती हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम मेरी मदद करोगी ना? निया की आंखों में गहराई से सोच की झलक थी। वो चुपचाप सानवी की तरफ देखती रही। फिर धीरे धीरे उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। सानवी के चेहरे पर एक हल्की राहत की मुस्कान छा गई। दूसरी ओर अयांश ने बिना किसी देर के उस फाइल पर साइन कर दिया। रात के अंधेरे में उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल पूरी तरह से अंश को सौंप दी और फिर वो उस 10 करोड़ रुपए के कैश को ट्रॉली बैग में डालकर चुपके से निकल पड़ा। उसका इरादा साफ था, ये पैसा राजा के हवाले कर देना था। अंश धीरे धीरे एक सुनसान, बेआबान जगह की ओर बढ़ता गया, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ हल्की हवा की सरसराहट थी और दूर कहीं उल्लू की कूक। वो जैसे ही जगह पर पहुंचा, वहां एक साया उसके सामने खड़ा था। पीठ की तरफ से अंश ने बिना झिझक के ट्रॉली बैग को आगे फेंका। ले लो, जो चाहिए था। फिर कड़वी आवाज में बोला, बताओ, कौन है जिसने तुझे बचाया, और कौन है जो अभी भी जिंदा है? साया धीरे धीरे सिगरेट सिला रहा था। कश भरते हुए जवाब आया, इतनी भी क्या जल्दी है, अंश खन्ना। अंश के चेहरे पर एक झटका सा आया। वो पूरी तरह से अनजान था। उस आवाज में कुछ बहुत परिचितपन था। कौन हो तुम? राजा कहाँ है? उसने डरते हुए पूछा। साया पलटा, पर सामने राजा नहीं, बल्कि आरवी खड़ा था। अंश की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम कौन हो? राजा कहाँ है? उसने दोहराया, घबराहट में। आरवी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मिस्टर आकाश खन्ना और मिसेस सृष्टि खन्ना से दूर रहना, अंश। वरना। आरवी का स्वर और भी खतरनाक हो गया। अब उस वरना का अंजाम भुगतने को तैयार हो जा। अंधेरे की गहराई में एक सन्नाटा सा छा गया। अंश खन्ना की सांसें तेज हो गईं, पर जवाब था सिर्फ एक भयावह खामोशी। दूसरी ओर दिन की तैयारियों में वह पूरा मन लगाकर जुटा था। हल्की रोशनी में किचन की दीवारें उसके इरादों की तरह सजीव प्रतीत हो रही थीं। हर चीज व्यवस्थित थी, पर उसके चेहरे पर कहीं एक अलग ही चिंता भी झलक रही थी। तभी उसके पीछे से एक नर्म आवाज आई, नव, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? सानवी की मुस्कान में एक अनकही चिंता थी। नव ने बिना पल के झपकाए कहा, नहीं सवी, मैं खुद से कर लूंगा। उसके स्वर में थोड़ी सख्ती थी, पर उतनी ही कोमलता भी, मानो वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी सहायता करे। सवी कुछ पल रुकी, फिर उसने चुपचाप एक कदम आगे बढ़ाया। सानवी की निगाहें धीरे धीरे उस चमचमाते हुए चाकू की ओर गईं, जो नव के हाथ में था। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर पलने लगी, जैसे कोई अनजाना डर उसके दिल में छुपा हो। फिर वह चुपचाप चाकू को हाथ में लिए याच काटने लगी। उसके चेहरे पर अचानक ही आंसुओं की धार बहने लगी। छोटे छोटे फुहार उसके गालों से गिरने लगे। धीरे धीरे उसकी आवाज बच्चों की तरह तीव्र हो गई। वह बेकसी से चिल्लाने लगी, पर जैसे खुद को संभाल भी नहीं पा रही हो। अचानक चाकू उसकी उंगली से फिसल गया और गहरे कट की चोट लग गई। अब उसका चिल्लाना एक दर्दनाक पुकार बनकर घर में गूंज उठा। नव पल भर के लिए चौंका, पर तुरंत ही उसकी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। बिना किसी शब्द के वह उसके पास आकर उसके हाथ को धोने लगा।
उसकी उंगली से धीरे धीरे खून साफ कर सफेद बैंडेज कसकर बांधा। उसने भीगी हुई तौलिया से सानवी की भरी हुई आंखें पोंछी। सानवी की नजरें उस पर टिक गईं, उन आंखों में पिघलती हुई चिंता, स्नेह और एक अनकही माफी की झलक थी। नव ने एक बार उसके चेहरे को प्यार से देखा, फिर उसे धीरे से डाइनिंग टेबल की ओर बैठा दिया। चुपचाप बैठी रहो, उसने ठंडे स्वर में कहा। जब कुछ करना नहीं आता, तो करने की जरूरत भी नहीं है। सानवी कुछ पल तक चुप रही। उसके होठों पर हल्की सी टूटती हुई मुस्कान उभर आई, पर शब्दों ने उसके भीतर दबी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। नव बिना पीछे मुड़े फिर से किचन में चला गया। सानवी की आंखें अब भी उस कट लगी उंगली की ओर टिकी हुई थीं, जहां बैंडेज की सफेदी के पीछे उसके दर्द और नव के साथ जुड़ी एक नई कहानी छुपी थी। कुछ ही देर में नव ने दोनों का डिनर टेबल पर सजाकर रखा। प्लेट में सटीक अंदाज से सूप, रोटी, सब्जी और चावल व्यवस्थित थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों चुपचाप खाने लगे, लेकिन सानवी की नजरें बार बार नव पर टिकती जा रही थीं। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, मानो वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो पर जुबान अटक गई हो। नव अपनी आदत के मुताबिक अचानक उठ खड़ा हुआ और किचन की ओर चल पड़ा ताकि बर्तन साफ कर सके। उसकी चाल में एक अडिग मजबूरी झलक रही थी। सानवी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसकी पीठ के पीछे आ खड़ी हुई। यह मैं कर दूंगी, उसकी आवाज में एक नर्म सा आग्रह था। नव पल भर रुककर बिना पीछे मुड़े बोला, उंगली में चोट लगी है ना, मैं खुद कर लूंगा। तुम जाकर आराम कर लो। वह उसके साथ किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहता था। उसकी बातों में स्नेह भी था, पर थोड़ी दूरी भी। सानवी फिर भी वहीं खड़ी रही। उसका दिल असहज हो रहा था। नव फिर से अपनी सफाई में व्यस्त हो गया, लेकिन उसने धीरे से पूछा, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? सानवी ने झिझकते हुए उसकी टी शर्ट का किनारा हल्के से खींचा। मुझे डर लग रहा है, उसकी आवाज में एक कपकपी थी। प्लीज, मेरे साथ सो जाओ। नव ने उसे घूरते हुए देखा। उसकी आंखें कठोर थीं, पर उनमें कहीं एक गहरा ख्याल भी छिपा था। चुपचाप लाइट ऑन करके सो जाओ, उसने सख्ती से कहा, जैसे हर रोज सोती हो। सानवी की नजरें उसकी आंखों में थोड़ी देर ठहरी, फिर धीरे धीरे वह सिर झुकाकर अपने कमरे की ओर चली गई। नव ने बिना पीछे मुड़े काम जारी रखा। किचन के बर्तन साफ कर वह खुद को बहुत हल्का महसूस करते हुए निया के रूम की ओर चल पड़ा। सानवी बस अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी नजरें नव की पीठ पर टिकी थी, जैसे एक अनकही उम्मीद और दर्द उसके दिल में छिपा हो। चैप्टर 60। अब आगे। आर्यन का घर शांत था। रात का हल्का सुनहरा उजाला धीरे धीरे कमरे में समा रहा था। नेहा बालकनी में बैठी थी, दूर कहीं सानवी की बातों को सोचती जा रही थी। उसकी आंखें भावुक और हल्की सी बेचैन थीं। उस वक्त आर्यन पास आकर बैठ गया। उसकी नरमी भरी आवाज ने नेहा को झकझोर दिया। क्या सोच रही होगी? आर्यन ने मुस्कान भरी निगाहों से नेहा की तरफ देखते हुए पूछा और उसके हाथ में एक गर्म कॉफी का मग थमा दिया। नेहा ने मग को मजबूती से पकड़ते हुए थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, आज मुझे सानवी मिली। उसने कहा कि मैं वापस घर चली जाऊं। वो वादा करती है कि मुझे और मेरे भाई को फिर कभी परेशान नहीं करेगी। कहती है कि वो खुद बदलना चाहती है, सुधरना चाहती है। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। नेहा की आवाज में एक झलक उम्मीद की भी थी, लेकिन साथ ही भीतर का दर्द भी साफ झलक रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को समेटते हुए बोला, मैं भी वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन भाई के बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में एक मध्यम स्नेह झलका। उसने नर्म आवाज में कहा, जाना चाहती हो तो चले जाना, लेकिन याद रखना, हमारी शादी के बाद तुम्हें यही आना है। यहाँ, मेरे साथ, तुम्हारा अपना घर। नेहा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने आर्यन के हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी सांसें थोड़ी हल्की हुई, जैसे कोई बोझ थोड़ा कम हो गया हो। बालकनी की हल्की ठंडी हवा में उनके बीच एक अनकही समझदारी की अनुभूति फैल गई। दूसरी ओर, आशी एक कोने में स्थित शांत और स्टाइलिश कॉफी शॉप पर बैठी थी। उसने सामने रखे दस्तावेजों का ध्यान से निरीक्षण किया। उसके हाथ में कागजों का एक मोटा फोल्ड था, जिसे उसने बेझिझक एनके को थमाया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। एनके, आशी की आवाज में हल्की कड़वाहट थी, अंश के खिलाफ जितने भी सबूत हो सकते हैं, उन्हें इकट्ठा करो। उस फ्राइड पेपर कंपनी के फ्रॉड केस में अयांश का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। समझे? एनके बिना कुछ बोले फोल्डर अपने हाथ में समेटता रहा, जैसे उसके मन में भी कई सवाल थे, लेकिन उसने आशी की दृढ़ता देख चुपचाप स्वीकार कर लिया। ये काम जितनी जल्दी संभव हो, होना चाहिए। मैं अब और इस झूठी पहचान के साथ जी नहीं सकती।
इतना कहकर आशी बिना किसी और बात के कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। उसकी चाल में एक गहरा फैसला था, मानो अब उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना था। आशी की मंजिल थी गोयल मेंशन। वहां साहिल और सुनैना पहले से डिनर टेबल पर बैठे थे। एक पल का भी विलंब नहीं करते हुए आशी उनके पास पहुंची। साहिल ने उसकी ओर देखा, मुस्कान थोड़ी संकोच भरी थी, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास बना रहा। आशी, सुनैना ने मीठे स्वर में कहा, आओ हमारे साथ बैठो। आशी बिना किसी झिझक के दोनों के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर जो गंभीरता थी, वह पल भर के लिए भी ढलने का नाम नहीं ले रही थी। दिन का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया था। खाना खत्म होने के बाद आशी, साहिल और सुनैना सब साथ में गोयल मेंशन के एक बड़े आरामदायक कमरे में आ गए। कमरे की हल्की रोशनी में सुनैना ने अपनी गोदी तैयार कर ली। आशी बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ गई और सिर धीरे धीरे सुनैना की गोदी में टिक गया। सुनैना ने बड़े प्यार से आशी के बालों को सहलाते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा बच्चा इतना परेशान क्यों है? आशी की आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन उसने बहते आंसू रोकने की कोशिश की। फिर वह धीरे से बोली, मॉम, डैड, अगर मैं अपनी असली पहचान सबके सामने बता दूं, तो क्या आप फिर भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे? सुनैना की गोदी की गर्माहट ने उसे थोड़ी राहत दी, पर साहिल, जो कमरे के एक साइड में सोफे पर बैठे थे, इस सवाल पर गंभीर हो गए। उन्होंने आशी के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आवाज में विश्वास और अपनापन झलक रहा था। आशी, तुम हमेशा हमारी बेटी रहोगी। चाहे तुम आशी हो या आरुषि, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 10 साल से हम तुम्हारे माँ पापा हैं। आगे भी यही हमारा रिश्ता रहेगा। सुनैना की आंखों में आंसू छलक आए। उसने आशी के माथे पर कोमलता से अपना प्यार भरा चुंबन दिया और कहा, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। साहिल ने गंभीर स्वर में फिर जोड़ा, जो भी करना हो, चाहे जैसा भी फैसला लेना हो, हमारी बेटी को कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए। तुम हमारे लिए इकलौती हो, समझी? आशी ने उनकी बातों का संजीदगी से उत्तर दिया। वह पलकें झपकाकर धीरे से मुस्कुराए। उसके चेहरे पर उस भरोसे की झलक थी, जो वर्षों से उसके दिल में दबा हुआ था। वो सब एक दूसरे के करीब थे, जैसे किसी अनजानी मुसीबत के खिलाफ एक अटूट दीवार बनकर खड़े हों। कमरे की खामोशी में सिर्फ प्यार, अपनापन और वादों की गूंज थी, जो कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। सुनैना ने आशी के चेहरे को प्यार से निहारते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम आज यही रुकने वाली हो? आशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बिना कोई जवाब दिए अपनी राह चल दी। वो कुछ पल वहीं बैठी रही, जैसे हर एक सांस को समेट रही हो, फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अपने कमरे में आशी ने फोन निकालकर सार्थक को मैसेज टाइप किया, आज मैं गोयल मेंशन में ही रुकूंगी। उसने संदेश भेजा और मोबाइल पास रखकर पलकों में ढेर सारी उलझनें समेट ली। वो भी बिस्तर पर लेट गई। ऊपर सीलिंग को देखते देखते वो बस सब सोच रही थी किस तरह आज तक साहिल और सुनैना ने उसका ख्याल रखा है। उसे सगी बेटी की तरह प्यार दिया, उसे संभाला, इस काबिल किया कि आज गोयल ग्रुप्स वो अकेले संभल रही है। उधर सार्थक बालकनी में खड़ा था। दूर अंधेरे में झलकती हवाओं की हल्की सरसराहट उसके भीतर के बेचैन विचारों को छू रही थी। आशी, मैं तुम्हारे सच का इंतजार कर रहा हूँ, उसने खुद से धीरे से कहा। उसकी आवाज में बेइंतहा चाहत थी।